हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नाथ बायोजेन के बारे में। काफ़ी महीनों बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ नाथ बायो पे। ऑलरेडी इसमें से प्रॉफिट लिया है, इसलिए और एक ऐसा एक शेयर है जो भी अभी भी प्रॉफिटेबल ही है। लेकिन ये एक कंपनी है जो काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ी थी, नाथ बायोजेन्स। ठीक है, तो इसके बारे में काफ़ी लोग परेशान भी थे, ये क्या होगा कि इसका आगे फ्यूचर भविष्य। ठीक है, तो बहुत बार ये मेरे टारगेट के आसपास आके गया है और इसके बारे में मैंने वीडियोस में भी बताया है। तो यहाँ पर मैं जस्ट दिखा देता हूँ। देखो, टारगेट कमिंग सून करके भी वीडियो काफ़ी बार मैंने डाला है, तो टारगेट के मोस्ट ऑफ आसपास आके भी रिटर्न चला गया है, यहाँ पर देखेंगे तो। ठीक है, तो जो भी है, तो इसके बारे में काफ़ी वीडियो बन चुके हैं मेरे चैनल पे नाथ बायो के बारे में। और काफ़ी यहाँ पर ये स्टॉक के बारे में बता चुका हूँ। लेकिन ये जो स्टॉक है, तो ये स्टॉक मुझे अच्छा लगता है इसलिए नहीं था, तो ये स्टॉक ने काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखाई है, काफ़ी ये उतार चढ़ाव दिखाते आया है। और ये स्टॉक देखो, मेरा एक है कि एक तो प्रॉफिट लेके निकलो, या तो कंपनी डूब जाए तब तक वेट करो। ठीक है, तो प्रॉफिट लेने के चक्कर में मैं काफ़ी ज़्यादा रुक जाता हूँ और वेट करके, या फिर जो शेयर गिरता है, तो ये भी शेयर काफ़ी गिरा, तो गिरावट में इसको मैं खरीदते भी गया। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इसके क्वांटिटी, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी अगर मेरे पोर्टफोलियो में थी तो ये एक शेयर है, इसकी भी हो गई थी। हीरो मोटोकॉप, इसका भी हो गया था, वो भी मैंने बेच के प्रॉफिट किया। अगर ना भी बेचता तो आज उसका पैसा और ज़्यादा हो जाता। ठीक है, और अमर राजा बैटरी, वो भी काफ़ी अच्छा गया है। ठीक है, फिर से मैंने अमर राजा में अच्छे भाव पे फिर से री एंट्री की थी, तो क्योंकि मुझे अच्छे स्टॉक छोड़ने का बाद में कभी कभी पछतावा हो जाता है कि ये स्टॉक को मैंने बेचा क्यों। ठीक है, लेकिन मेरी जो स्ट्रैटेजीज थी वो जस्ट ट्रेडिंग के लिए हुआ करती थी, इसलिए मैंने, अगर ट्रेड से मुझे जितना प्रॉफिट लेता है वो मेरा प्रॉफिट होता है। क्योंकि ट्रेडर की एक साइकोलॉजी होती है कि आगे मार्केट कितना भी ऊपर जाए, शेयर कितना भी ऊपर जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। हमको जितना प्रॉफिट चाहिए वही लेना है और निकल जाना है मार्केट से। तो ये स्ट्रैटेजी की वजह से मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक मेरे बेचे हैं प्रॉफिट में। लेकिन उसके बाद उसको मैंने देखा है कि काफ़ी अच्छे बाद में भी परफॉर्मेंस उन्होंने दिए हुए हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसीलिए मैंने अलग से एक पोर्टफोलियो बनाया है कि अभी जो भी शेयर मैं लूँगा, ठीक है, तो वो शेयर अगर है कंपनी अच्छी, उसके फंडामेंटल मुझे अच्छे लग रहे हैं, उसका बिजनेस अच्छा लग रहा है, तो मैं उसको लाइफ टाइम नहीं बेचूंगा। अगर फंडामेंटल थोड़े भी लड़खड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, ख़राब नज़र आ रहे हैं, या मुझे वो शेयर से निकलना है, या मुझे उसका बिजनेस पसंद नहीं आ रहा है, अगर, तो फिर वो कंपनी को मैं बेच के कम्प्लीटली निकल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी इस टाइप की स्ट्रैटेजी मैंने बनाई हुई है, जिसके अंदर देखो नाथ बायोजेंस कंपनी को मैंने पूरा तो बेचा नहीं है, इसमें थोड़े रखे हैं। क्यों रखा है, इसके पीछे एक वजह है, क्योंकि मुझे, देखो, ये है एग्रीकल्चर पे डिपेंड कंपनी, यहाँ पर इसके देख सकते हो। और काफ़ी बार मैंने जब भी ये वीडियो बनाया है इसके बारे में काफ़ी बार बता भी चुका हूँ कि ये कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सीड, यहाँ पर जो बीज होते हैं, इनके बीज सप्लाई करती है, बनाती है, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर, और ये इतने सारे फार्मर्स यहाँ पर देख सकते हो, ये लगभग लगभग 5 लाख फार्मर कनेक्टेड है इनसे। और यहाँ पर इतने सीड्स ग्रो करते हैं। ठीक है, 10,000 सीड्स ग्रो करते हैं, 150 प्रोडक्ट्स है इनके। और इतने 1,000 एकड़ के अंदर इनका रिसर्च एरिया है, इनका टेस्टिंग लोकेशन इनके 30 है। ठीक है, इस टाइप के इनके प्रोडक्ट है जो ट्रेंड कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये सीड है, सीड यानी बीज है। इन सारे जो सब्जियां है या फल होंगे, तो इनकी ये सारे आपको बीज ये प्रोवाइड करती है। तो ये कम्प्लीटली किसानों पे डिपेंड है, फार्मर्स पे डिपेंड है। और अपने देश की फार्मर की तो हालत आपको पता ही है, किसानों की हालत क्या है किसानों के लिए। इसीलिए सरकार कुछ ना कुछ प्लान लाती रहती है। वो प्लान का कोई उनको बेनिफिट मिलता है नहीं मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ किसानों को ही पता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर अदर कंपनीज जो इस टाइप की जो उनके ऊपर डिपेंड है, उनका भी वही, उन्हीं के वजह से बुरा हाल हो जाता है। अगर फार्मर का ही अच्छा ना चले तो इन कंपनियों का भी नहीं अच्छा चलता।
ठीक है। जैसे फर्टिलाइज़र भी केमिकल जो बनाती है उनका भी वही थोड़ा बहुत हाल वही होता है। तो जो एग्रीकल्चर पे जो कंपनीज डिपेंड हो जाती है उनका तो मोस्ट ऑफ टाइम पे इसी टाइप का हाल होता है, बुरा हाल ही होता है। कभी कभी जो जब इनका सीज़न आता है तो काफ़ी अच्छा इनका सेल निकल देखने मिलता है। जब सीज़न ना हो तो ये कंपनियों का कुछ सेल भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। कभी कभी ये लॉस में भी जाती है। तो इस टाइप का इनका बिजनेस होता है। तो इसमें इसीलिए इसमें वोलेटिलिटी देखने मिलती है। तो ये एक प्रॉब्लम ऐसी कंपनीज में देखने मिलता है। तो ऐसी कंपनी और मुझे पसंद नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा ये कंपनी में फिर भी इन्वेस्टेड हूँ, क्योंकि फंड थोड़ा डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। लेकिन इसमें ज़्यादा हो गया था इसलिए मैंने इसमें से 80-90%, 90% तो फंड मैंने निकाल दिया है। जस्ट 10% समझ लो कि 10 से भी कम होगा, 5% के आसपास मैंने ये स्टॉक में रहने दिया है। तो लगभग 95% तो मैंने निकाल दिया है फंड। ठीक है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट करके मैंने इसमें से निकल चुका हूँ। जस्ट थोड़ा बहुत रखा है, जस्ट वो तो देखो प्रॉफिट का ही छोटा बहुत हिस्सा इसके अंदर बचा है। तो आगे फ्यूचर में ये कंपनी का भविष्य क्या कहता है, कहाँ तक जाती है, ये भी मुझे देखना है। और मुझे अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। जैसे ये बीज प्रोवाइड करती है, कोई फर्टिलाइज़र केमिकल करती है, तो मुझे अलग अलग कंपनियों में रहना पसंद है। तो इसीलिए मैंने ये कंपनी के साथ रह रहा हूँ आगे भी। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, देखो ये कंपनी के बारे में तो ऑलरेडी देखो बहुत बार बता चुका हूँ। और ये वेबसाइट से भी आप देख लेना अगर बाकी कुछ बचा है, कुछ देखना है। और या फिर मेरे पुराने वीडियोस देख लेना उसके अंदर भी। और इनका एक्सपीरियंस देखो 40 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। अभी फ़िलहाल इसके फंडामेंटल और इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो फंडामेंटली ये स्टॉक देखने मिलेगा अभी 250 रुपये का है। ठीक है, इसको मैंने बेचा है लगभग लगभग 260 के आसपास बेच दिया है मैंने इसको। 260 में बेचा है, उससे थोड़ा सा ऊपर जाके आया ये। और हमेशा एग्जैक्ट प्राइस पे आपको एकदम टॉप पे बेचने नहीं मिलता। तो उसके आसपास मैंने 260 पे बेच दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो मैंने उतना रखा था टारगेट, लगभग 22-22% से भी ऊपर का टारगेट है ये। ऑलरेडी मेरा फंड ज़्यादा था इसलिए मेरा प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिला है इसके अंदर। और यहाँ पर अगर देखेंगे 475 करोड़ की कंपनी है। यानी इसमें अगर मैं रहता तभी भी समझ लो कि मेरा स्टेक यहाँ पर बढ़ जाता। स्टेक यानी क्या होता है कि अब आपका कंपनी में कुछ ना कुछ अच्छा हिस्सा बन जाता है। जैसे कि 0.02%, 0.01%, या फिर 1%, 2%। 1%, 2% के लिए तो यहाँ पर 4 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आपके ज़ीरो में जाएंगे अगर आप लाख में इन्वेस्टेड हो। ठीक है, लाखों में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 0 पॉइंट के साथ साथ मतलब आपका उतना स्टेक हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये टाइप की भी मैं इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया है मैंने। कि जो छोटी कंपनियां होती है जिनका काफ़ी कम करोड़ों में होता है, 100 करोड़, 50 करोड़, ठीक है, 150 करोड़, तो उसके अंदर स्टेक लेना भी स्टार्ट किया है मैंने। तो धीरे धीरे वैसी कंपनीज में स्टेक लेके भी मुझे आगे कंटिन्यू रखना है। वो बिज़नेस अगर अच्छा है, कंपनीज अच्छी है तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो देखो कंपनी का ये कहे कि आगे इसमें अगर ये आगे जाके अच्छा ग्रो होती है तो ये 400, 450 या 450 500 करोड़ की 1000 करोड़ हो जाएगा। 1000 करोड़ का फिर 2000 करोड़ की कंपनी हो जाएगी। तो अगर मतलब अगर इसका मार्केट कैपिटल बढ़ेगा तो ये भाव भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ठीक है, और अगर हम देखते हैं ये कंपनी का स्टॉक का पी है 12 या 13 का पी आ रहा है। पी अच्छा है, आर ओ सी आर ओ ई कम है, बुक वैल्यू यहाँ पर कंपनी का बुक वैल्यू अच्छा ही है। और यहाँ पर डिविडेंड भी देती है कंपनी थोड़ा बहुत। और यहाँ पर देखेंगे ये 10 रुपये का फेस वैल्यू है और ये 167 से 264 गया है। यानी कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है, या कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं जो लोग अब भी रिसेंटली इन्वेस्टेड है उनके लिए। क्योंकि देखो इसका चार्ट में आपको नज़र आएगा सडनली ये काफ़ी बढ़ा है। ठीक है, तो वो उसका मुझे फ़ायदा मिला फिर इसी वजह से। और मुझे कॉन्फिडेंट था कि ये आज नहीं तो कल जाएगा ही ऊपर। और क्योंकि ख़राब स्टॉक भी जाते हैं, पेनी स्टॉक भी जाते हैं, जिसका कोई धंधा नहीं वो भी स्टॉक भागते हैं। तो इसका तो बाकी सारी चीज़ें तो अच्छी है इसलिए कॉन्फिडेंस था। और यहाँ पर देखेंगे पॉजिटिव चीज़ें 2 बता रहे हैं और नेगेटिव यहाँ पर 4 चीज़ें हैं
जिसके अंदर ये स्टॉक का बुक वैल्यू के बारे में ये चीज़ अच्छी बताई है, डेटर्स डेज इम्प्रूव हो रही है, अच्छा है। और इसका सेल्स को लेके है ख़राब चीज़ 5 साल की सेल, और टैक्स रेट को लेके, और यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा यहाँ पर ख़राब है, और यहाँ पर डिविडेंड पे आउट भी थोड़ा कम है, ये चीज़ें बता रही हैं। और कंपैरिजन में तो देखो ये अलग अलग बिजनेसेस के साथ कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैं जस्ट मेरे गूगल शीट से बताना चाहूँगा इसके बारे में, यहाँ पर मैंने ओपन किया है तो यहाँ पर जस्ट दिखा देता हूँ, इसके बारे में डिटेल आ गई है। तो फिलहाल देख सकते हो इसका पी और ईपीएस भी काफ़ी मुझे अच्छा ही लग रहा है। और अगर हम देखते हैं इसमें सेल्स आपको नज़र आएगा, देखो सेल्स का यहाँ पर टेबल भी है और ये चार्ट भी है। तो सेल्स आपको देखो ऊपर नीचे ही नज़र आएंगे, ये सेल्स है ब्लू लाइन। तो सेल्स में आपको यहाँ पर ये जून के टाइम पे जो सेल होते हैं वही अच्छे नज़र आएंगे, वो टाइम पे ही कंपनी के सेल अच्छे होते हैं, क्योंकि बरसात जून से ही होती है, ठीक है। और अगर हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आपको नज़र आएगा 2012 से लेके, ठीक है, बीच के इन्होंने रिज़ल्ट नहीं दिखाए हैं, तो फिर भी यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर देख लो प्रॉफिट या सेल्स लगातार अच्छा खासा ग्रो हो रहा है, और प्रॉफिट भी कंपनी देखो एक बार लॉस में भी गई थी वहाँ से, ठीक है, प्रॉफिट से लॉस में गई थी, फिर से लॉस से प्रॉफिट में जाती हुई आपको नज़र आएगी। तो ये भी चीज़ है, इस वजह से भी मैंने थोड़े क्वांटिटीज़ रखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखेंगे 10 साल से 8% के रिटर्न तो दे रही है कंपनी, ऐसा नहीं कि इन्वेस्टर 10 साल से पूरा लॉस में है, तो 10 साल से 8% सालाना रिटर्न बन रहे हैं इन्वेस्टर के। जस्ट यहाँ पर 5 साल से इन्वेस्टर लॉस में है, और 3 साल से भी इन्वेस्टर लॉस में है, और 1 साल में तो 17% के रिटर्न तो दे चुकी है कंपनी। और अगर हम बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा ये जो कंपनी का रिजर्व है, ठीक है। तो कंपनी का रिजर्व आपको यहाँ पर मैं जस्ट दिखा देता हूँ, ये ब्लू लाइन है, ये रिजर्व है, कंपनी का रिजर्व बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। रिजर्व काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है, यानी 591 का यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, वही है। और यहाँ पर अदर लाइबिलिटीज़ और लाइबिलिटी यानी या बोरोइंग अगर आपकी बात करते हो, लोन की बात करते हो, तो वो भी कम है, रिजर्व से तो कम ही है, तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो शेयर होल्डिंग में आपको नज़र आएगा ये जो कंपनी है, ठीक है, ये जो कंपनी आपको शेयर होल्डिंग में नज़र आएगी, ये जो है यहाँ पर देख सकते हो 42, यहाँ पर 47 जो है ये पब्लिक का था, पब्लिक ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, 47 से यहाँ पर 49 हो गई है, ठीक है। या लगभग 50% पब्लिक ही इन्वेस्ट करी है, जो ग्रीन है वो पब्लिक है, और यहाँ पर ब्लू है वो प्रमोटर है। प्रमोटर भी अभी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, 45% तक गए हैं। फॉरेन के इन्वेस्टर की बात करेंगे, एफआईज की बात करेंगे, तो यहाँ पर एफआईज आपको नहीं नज़र नहीं आएंगे, काफ़ी कम है इसलिए। और लेकिन डीआईज है इसके अंदर, जो डीआईज यहाँ पर देख सकते हैं ब्राउन में जो है वो डीआईज है, और डीआईज यहाँ पर 4-4.25% या 4.5% तक तो डीआईज है, यानी इसके अंदर म्यूचुअल फंड भी आते हैं या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। अगर हम बात करते हैं इसके चार्ट्स देखेंगे तो देखो चार्ट्स में इसके लगातार ये 5 साल के चार्ट है, 5 साल में तो काफ़ी उतार चढ़ाव दिखा रहा है, लेकिन चार्ट अभी भी यहाँ पर इस हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा सा डाउन में अभी फ़िलहाल ये शेयर है, और ऊपर जाना बाकी है। तो ये 5 साल के हिसाब से क्या क्या टारगेट बन रहे हैं ये सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ फ़िलहाल। तो यहाँ पर मैं देख सकते हो, तो यहाँ पर ये कंपनी के बारे में अगर मैं 5 साल की बातें करूँगा तो यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो फिलहाल ये जो इसका प्राइस है, ठीक है, जो यहाँ पर ऑटोमेटिकली गूगल से आया हुआ है, तो उस हिसाब से अभी जो भाव चल रहा है और इसका हाई है, तो इसमें फ़र्क जस्ट यहाँ पर 6% का है, यानी यहाँ से ये स्टॉक और 6-6.5% बढ़ गया तो इसके हाई को टच करेगा। और इसका लो काफ़ी लंबा है, काफ़ी दूर है, 32% दूर यहाँ पर आपको इसका लो नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 32% पर है। और ये स्टॉक जो है यहाँ पर जस्ट दिखा देता हूँ, ये जो स्टॉक है यहाँ पर इसने कौन से हाई मारे हैं, कौन से लो मारे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसके एक महीने के हाई जो है 264 का जो हमने यहाँ पर देखा है, ठीक है। और ये पूरे एक साल का और एक महीने का सभी का ये हाई है।
और इसका 3 साल का हाई जो है, ठीक है, 3 साल का 400 का हाई है जो 6 अगस्त को मारा था, और 5 साल का जो हाई है 473 जो 1 जून 2021 को मारा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसका लो की बात करेंगे तो इसने 1 महीने का इसका लो निकल के आ रहा है 197 का, जो इसने 18 जून को लो इसका निकल के आ रहा है। और 4 जून का लो अगर देखेंगे, ये 3 महीने का अगर लो है तो 167, 3 महीने से लेके 1 साल तक का लो हमको 167 जो इसका 80 रुपया दूर है, ठीक है। ये 80 रुपया यहाँ पर यानी 48% ये दूर हमको नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अगर 3 साल की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम 3 साल की बात करेंगे तो 3 साल में 128 का इसने लो मारा था जो फरवरी 2023 में मारा था, और 5 साल में लो इसने मारा था 127 का जो 30 मार्च 2020 में मारा हुआ है। तो सारे लो मैंने निकाल दिए, 5 साल तक के जो भी लो थे निकाले, 5 साल तक के जो भी हाई थे वो निकाले हुए हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसके टारगेट आगे के ये 264 जाने के बाद ये 300 264 अगर जाता है तो फिर उसके बाद ये 400 के लिए दौड़ इसकी रहेगी, 400 के बाद इसका 473 या 500 के लिए दौड़ इसकी आगे रहेगी। तो उसके बाद फिर लाइफ टाइम में ये नए नए हाइज बनाएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर ये इसके जो बच्चे कुचे 2 टारगेट हैं तो वो अचीव करने का ये कोशिश ज़रूर करेगा ये स्टॉक, ठीक है। और फिलहाल यहाँ पर इसके बारे में कोई लेटेस्ट न्यूज़ अगर है तो मैं यहाँ पर जस्ट देख के आपको जस्ट बता देता हूँ। तो फिलहाल जितने भी न्यूज़ या इसके रिलेटेड कुछ भी आपके लिए कोई चीज़ अच्छी है तो यहाँ पर मैं वो भी ये चैनल पे इसका स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, ठीक है। तो नाद बायो पे यहाँ पर इसके रिलेटेड जितने भी मुझे न्यूज़ दिख रही है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर नाद बायो का यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट के बाद कोई ऐसा न्यूज़ यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है, जस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स ही जो आए थे वही एक न्यूज़ था, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर रिसेंटली कोई बड़ा कोई न्यूज़ जो अच्छा खासा हो जिससे आपका ये शेयर में इन्वेस्ट करने से कोई फ़ायदा हो, ऐसा यहाँ पर लेटेस्ट अभी कोई न्यूज़ नहीं। इसके रिज़ल्ट ही देख लो, यही एक न्यूज़ है, ठीक है। तो फिलहाल ये स्टॉक के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने बता दी है। तो ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो जो यहाँ पर सारी अपडेट पहले मैं दे देता हूँ जो फ्री रहने वाले है हमेशा हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए। इन्फॉर्मेशन के लिए ये चैनल है, जस्ट इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए, सिखाने के लिए, तो और मेरे रिकॉर्ड्स रखने के लिए कि कितने शेयरों में से मैं प्रॉफिट कर चुका हूँ, मेरी जर्नी कैसी है, ठीक है, कि कौन से शेयर्स में से जल्दी प्रॉफिट मिले, कौन से शेयर्स में से काफ़ी लेट प्रॉफिट मिले, किस तरीके की जर्नी रही है। ये जर्नी मेरे यूट्यूब पे हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। तो इस वजह से मैं ये वीडियोस भी बना रहा हूँ, ठीक है। आपके साथ नॉलेज भी शेयर कर लेता हूँ और अपने रिकॉर्ड्स भी बना देता हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अच्छा लगा है तो कमेंट भी करो। थैंक यू, बाय बाय।